हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास चल रही थी जो कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक की करंट अफेयर्स है और यह वन लाइनर है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को एक साथ में कवर करेंगे हम लोग। और यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR 450 किसने लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने। इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो किससे किया है? PSLV-60 पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इसे 60 से लॉन्च किया है। किसको? तो डॉकिंग मिशन है ये स्पेडेक्स। और इसने किसने मतलब इसको लॉन्च किया है? तो इसरो ने किया है। इसरो के कुछ और भी हैं, जैसे कि चंद्रयान जो 5 मिशन है इसको भी इसरो के द्वारा पहुंचाया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में इसरो के कुछ और भी हैं, जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जिसको स्थापित करना है। किसको? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो भारत का ये कब तक का टारगेट है? तो 2035 तक का 2035 का टारगेट है। उसके बाद में 2045 तक चंद्रमा पर एक भारतीय को उतारने की भी योजना बना रही है। मतलब एस्ट्रोनॉट को भी उतारा जाएगा 2045 तक। ये दो टारगेट है इसरो ने मतलब किए हैं, तो इनको याद रखना है। किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी है? तो कौन सा देश है जिसने मार्शल लॉ लगाया था, उसके राष्ट्रपति को क्या गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है वहां के न्यायालय के द्वारा? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाया और वहां की जो न्यायालय है उसने राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की मंजूरी दी गई। दक्षिण कोरिया की राजधानी अगर पूछा जाए तो सियोल है। और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच में एक अक्षांश रेखा है जिसका नाम है 38 डिग्री अक्षांशी रेखा। केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित करने मतलब किया है? तो किस राज्य मतलब को किया है भूस्खलन के लिए गंभीर प्रकृति आपदा? तो केरल में काफी ज्यादा अधिकतम मात्रा में भूस्खलन हो रहा था, इसके लिए गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया है केरल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है। चर्चा में रहे केसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? जो केसलर सिंड्रोम है इसका संबंध किससे है? तो अंतरिक्ष कचरा जो है उससे संबंधित है केसलर सिंड्रोम। इसी प्रकार से आपने सिंड्रोम पढ़ा होगा जो बायोलॉजी की क्लास होती है, मतलब बायोलॉजी के अंदर सिंड्रोम जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्नीली-फेंटर, डाउन सिंड्रोम। ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इनका जो मतलब किससे किससे होता है। जैसे ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है यह किसके कारण होता है और किसकी अधिकता से या किसकी कमी से होता है, ये बताना है। और यह क्वेश्चन BPSC TRE 1.0 के अंदर पूछा गया है। समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज, कौन सा है? बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो तमिलनाडु में समुद्र पर भारत के पहले, यह इंपॉर्टेंट है, जो चीज पहले की जाए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भारत के पहले कांच के पुल बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में। इससे पहले एक और हम लोग पढ़ चुके थे, जो भी पप्पन ब्रिज है वो भी बनाया गया है भारत में और ये भी भारत का पहला है। ठीक है। वो भी कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है।
दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जो जिमी कार्टर हैं उनका निधन हो गया, वो किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर। ठीक है, अभी वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? तो डोनाल्ड ट्रंप। यूएसए की बात की जाए तो यूएसए की राजधानी जो है वॉशिंगटन डीसी है। यूएसए की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। यूएसए की जो राजधानी है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो पोटोमक नदी के किनारे स्थित है। यूएसए हम लोग देख ले रहे हैं यूएसए के बारे में। एक सेकंड। ठीक है, यूएसए में यहां पर एक नदी है जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे नदी जो है यूएसए और मैक्सिको के बीच में मतलब सीमा का निर्धारण करती है। यह क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा गया है, तो याद रखना। दूसरी एक और यहाँ पे नदी है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी यह जो है कनाडा और यूएसए इनके बीच में सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी है? सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी को ही क्या कहा जाता है? तो आर्थिक जीवन रेखा की नदी भी कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे 49 डिग्री अक्षांश 49 डिग्री अक्षांश है। यह कनाडा और यूएसए को अलग करती है। ये वाला यहाँ पे अलास्का राज्य है जो यूएसए का है और यह 49वें नंबर का है। यहाँ पे एक द्वीप है हवाई द्वीप जो यूएसए का 50वां राज्य है। यूएसए में कुल कितने राज्य हैं? तो 50 राज्य हैं। उत्तर अमेरिका की अगर पूछा जाए सर्वोच्च चोटी कौन सी है? उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च चोटी अगर पूछी जाए तो माउंट डेनाली या फिर इसी का नाम दूसरा है मैकेंली पर्वत। इतना आपको याद रखना है उत्तर अमेरिका के बारे में और यूएसए के बारे में। एक और याद रख लेना कि यहाँ पे एक प्रेरी घास के मैदान है उत्तर अमेरिका में। ठीक है, सात महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को मतलब पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन है? तो कौन है? काम्या कार्तिकेयन। अपने देश भारत की जो है विश्व के 7 महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटियों को मतलब उन्होंने चढ़ाई की है और भारत का परचम मतलब झंडे को लहराया है। और यह क्या है? सबसे कम उम्र की महिला है। कहाँ की रहने वाली है? तो महाराष्ट्र की है, रहने वाली है काम्या कार्तिकेयन। ठीक है, अब विश्व की 7 महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटियां, जैसे कि अगर एशिया की पूछी है सर्वोच्च चोटी कौन सी है, और विश्व की भी वह सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है हिमालय। क्या है? हिमालय। ठीक है, उसके बाद में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो जो तंजानिया के अंदर स्थित है। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो एंडीज पर्वत चोटी। ठीक है, उसके बाद में उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी हम लोग देख चुके हैं जिसका नाम क्या है? मैकेंली या फिर डेनाली। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो माउंट एल्पस। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो है माउंट कोसियस्को। ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी का नाम माउंट कोसियस्को। ठीक है, तो इन सभी चोटियों को मतलब उन्होंने फतेह किया है, चढ़ाई की है। कौन है? काम्या कार्तिकेयन। और यह सबसे कम उम्र की महिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला कौन थी।
उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग। भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? जो स्वर प्लेटफॉर्म है उसको किस राज्य ने लॉन्च किया है और यह किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है। तो गुजरात गवर्नमेंट ने स्वर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। कांगेद नृत्य महोत्सव, जो कांगेद नृत्य महोत्सव है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो सिक्किम में। सिक्किम में किया गया है कांगेद नृत्य महोत्सव। लक्ष्य सेन ने पहले किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो अपने देश के भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं लक्ष्य सेन। इन्होंने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। भारत में चीन सीमा पर कहां छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो कहां पे किया गया है? लद्दाख में। लद्दाख के अंतर्गत भारत और चीन की सीमा पर छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है। और कल हम लोगों ने देखा था छत्रपति शिवाजी जी का मंदिर भी बनाया गया है। वो कहां पे बनाया गया है? महाराष्ट्र के भिवाड़ी में इनका मंदिर भी बनाया गया है। ये भी याद रखना है। ठीक है। भारत और चीन के बीच में कुछ घाटियां हैं जो विवादित हैं, जैसे सक्सेबान घाटी, गलवान घाटी, ये क्या है? विवादित हैं। लद्दाख के अंतर्गत भारत की सर्वोच्च ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर, वो स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर पर एक घाटी है जिसका नाम है नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी से नुब्रा नदी निकलती है और नुब्रा नदी जो है श्योक नदी की सहायक नदी है। ठीक है। आप लोग बताइए कारगिल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? होमवर्क के रूप में आप लोग इस क्वेश्चन को ले लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? यह क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआरई 4.0 के अंतर्गत, 3.0 के अंतर्गत। तो आप लोगों इसका क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं। लद्दाख में सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का, जिसका नाम है हेमिस हाई नेशनल पार्क। हेमिस हाई नेशनल पार्क। और नेशनल पार्क जो है हमारे, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है हमारा ईवीएस में। क्या बनता है कि नेशनल पार्क जो है हमारा इन सीटू में आता है या फिर एक्स सीटू में आते हैं। अब इन सीटू और एक्स सीटू क्या बोला है? तो इन सीटू एक्स सीटू जो है हमारी जैव विविधता को संरक्षण देने के लिए, मतलब जीवों को संरक्षण देने के लिए दो विधियां हैं। एक इन सीटू है, एक एक्स सीटू है। इन सीटू मतलब वहां उनके स्थानिक आवास पर उनको संरक्षण देना इन सीटू। एक्स सीटू कि वहां पे जहां वहां पे रह रहे हैं वहां पे अधिक संकट होने के कारण उनको दूसरी जगह स्थापित किया जा रहा है और दूसरी जगह पे उनका संरक्षण किया जाता है, उससे कहते हैं एक्स सीटू। तो जो नेशनल पार्क होते हैं वो इन सीटू के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, बायोडाइवर्सिटी हो गया हमारा। ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत? इन सीटू के अंतर्गत। एक्स सीटू के अंतर्गत क्या आएगा? तो चिड़ियाघर आ जाएगा, बॉटनिकल गार्डन आ जाएगा, जीन बैंक आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे हमारे किसके अंतर्गत? तो एक्स सीटू के अंतर्गत। देखिए इस क्लास को, करंट अफेयर्स को लेने का मतलब उद्देश्य यही है कि आप लोगों का स्टैटिक भी स्ट्रांग होता चले। और यह स्टैटिक इस प्रकार का है कि ये क्वेश्चन बने हुए हैं आपके एग्जाम में, तो आप लोगों को इस पे और भी अच्छे फोकस करना है। तो करंट अफेयर्स तो हम लोगों की तैयार हो ही रही है, उसके साथ में स्टैटिक भी अगर हो जाए तैयार तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? जो प्रो कबड्डी लीग है इस 2024 का खिताब किसने जीता है? तो हरियाणा
स्टीलर्स ने जीता है। हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब जीता है। भारत सरकार ने कब तक अटलांटिक में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कब तक? 2029 तक। ठीक है, 2029 तक अंटार्कटिक में मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। भारत के पहले से ही है। कौन कौन से हैं? तो भारती, गंगोत्री और मैत्री। ये 3 पहले से ही थे, जिसमें से भारती को जो है बंद कर दिया गया है। गंगोत्री और मैत्री अनुसंधान केंद्र पहले से ही स्थित है। कहाँ पे? अटलांटिक में। ठीक है, एक और आ गया हमारा मैत्री, ये भी स्थापित किया जाएगा 2029 तक। यह क्वेश्चन पूछा गया है तो इनको भी याद रखना है। मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है? अब इस क्वेश्चन को याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे दक्षिण कोरिया इसका आंसर है। उत्तर कोरिया जो तानाशाह है वो काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, तो उसकी जासूसी करने के लिए दक्षिण कोरिया ने मिशन 425 उपग्रह लॉन्च किया है। याद रख सकते हैं इस तरह से। वैसे इस तरह की कोई वो बात नहीं है। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। वीआईपी क्वेश्चन है ये। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर बनने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया है? तो किसने किया है? इंदौर ने। जलवायु मिशन जो है किसने शुरू किया है? इंदौर ने किया है। और इंदौर शहर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह हमेशा जो है क्लीन एनर्जी जो है स्वच्छ भारत में सबसे टॉप पे रहता है। अब आप बताइए, जैसे इसमें ऊर्जा से संबंधित आया है, तो ऊर्जा के 2 प्रकार के हैं, एक नवीनीकरण ऊर्जा, ठीक है, और एक पुरानी प्राचीन ऊर्जा, ठीक है, अनवीकरण और नवीकरण है, इस तरह के हैं। तो आप लोग एक एक उदाहरण इनके कमेंट करके बताइए, अनवीकरण ऊर्जा के कौन से हैं और नवीकरण ऊर्जा के कौन से हैं। ठीक है, चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किन देशों से है? जो चर्चा में रहे ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किन देशों से है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया से। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है? तो इनफिल से है हमारी कौन सी? एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध है इनफिल। 1984 के भोपाल त्रासदी से निकलने वाली जहरीले कचरे का निपटान कार्य कहाँ शुरू किया गया है? यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यह हमारा स्टैटिक और करंट दोनों से मिक्स है, और आप लोग याद रखिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा आयोग या कोई भी एग्जामिनर पूछता है, जो स्टैटिक भी हो और करंट भी हो। तो इसका स्टैटिक क्या है? तो 3 दिसंबर 1984 को एक घटना घटी थी, भोपाल त्रासदी गैस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइट। इस गैस का रिसाव हुआ, जिसके कारण काफी ज्यादा क्या हुआ? त्रासदी हुई, जिसे भोपाल त्रासदी के नाम से जानते हैं। इस घटना के बाद में 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट लाया गया। कौन सा एक्ट? पर्यावरण संरक्षण एक्ट लेके आया गया। ठीक है, तो इसको याद रखना है। यहां से एक क्वेश्चन अवश्य बनेगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? जो संतोष ट्रॉफी है इसको किसने जीता है? तो बंगाल ने जीता है। ठीक है, 33वें संतोष ट्रॉफी का खिताब बंगाल ने जीता है। जो संतोष ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। डीवीएस बैंक इंडिया के सीईओ चीफ एजुकेटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? तो रजत वर्मा को किया गया है। मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? इस पे क्या होगा? तो मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए किया गया है सृजन मोबाइल ऐप। किसने किया है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। इसरो के किस रॉकेट से 100वां मिशन लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-15। कौन सा है? GSLV F-15 जियोसिंक्लाइन सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, किसने किया है? तो इसरो ने किया है। इसरो की फुल फॉर्म पूछ ली जाएगी तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो बंगलुरु। इसके वर्तमान में हेड अगर पूछ लिए जाए तो है डॉक्टर वी नारायण। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी नियुक्ति जो है अभी हुई है इसी वर्ष 13 जनवरी 2025 को। ठीक है, याद रखना है। और यह जो है इसरो के 11वें नंबर के, क्रम भी याद रख लेना, 11वें नंबर के क्या है? अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? तो किससे है? न्यूट्रॉनों से मतलब संबंध है, दूरबीन परियोजना है। कौन सी है? तो KM3 नेट दूरबीन परियोजना। अब बात आती है भूमध्य सागर, तो हम लोग भूमध्य सागर को भी देख लेते हैं। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो बनेंगे उनको देख लेते हैं। आप लोग 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। ठीक है, आप लोगों को मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, अभी मैं बता दे रहा हूं। यहां पे देखिए, ये वाला आपका कौन सा महाद्वीप है? तो अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे यूरोप, और ये वाला अरब प्रायद्वीप। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे? तो ये हमारा क्या है? भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर की यहां से एक जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, जिसे भूमध्य सागर का कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी। यहाँ पे तो ज्वालामुखी हैं, एटना और स्ट्रोम्बोली। कौन कौन सी ज्वालामुखी हैं? A-V करके लिख ले रहे हैं। ए है एटना और V है स्ट्रोम्बोली। दो ज्वालामुखी है। क्या है ये? ज्वालामुखी।
इसमें से जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है यह सिसिली द्वीप पर स्थित है। किस पर है? सिसिली द्वीप। और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यहां पे एक और जल संधि है जिसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर। यहां पे एक जल संधि है जिसका नाम है बाब अल मंदेव। बाब अल मंदेव जल संधि। और यह किसको किसको जोड़ती है? तो लाल सागर और यहाँ पे है यमन या अदन की खाड़ी। कौन कौन सा? लाल सागर प्लस अदन की खाड़ी। ठीक है। इतना आपको भूमध्य सागर के बारे में याद रखना है। फिर से एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं भूमध्य सागर के बारे में। भूमध्य सागर में ये वाला आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है? यहाँ पे तो अफ्रीका महाद्वीप, ये वाला यूरोप महाद्वीप और ये अरब प्रायद्वीप है आपका। ठीक है। ये वाला पूरा हिस्सा क्या है? हमारा भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर का जो कुंजी है किसको कहा जाता है? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रवेश करने का द्वार है ये हमारा। ठीक है। यहाँ पे दो ज्वालामुखी हैं, एक है एटना जो कि इटली के अंतर्गत है और एक है स्ट्रोम्बोली। ये हमारा किस में है? तो सिसिली द्वीप पर है। सिसिली द्वीप भी इटली का ही हिस्सा है। ये वाला जो चूते जैसी संरचना दिख रही है ये क्या है? इटली है। ठीक है। आप लोग एक और क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है? इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। ठीक, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे क्वेश्चन। इटली की गंगा किसे कहा जाता है? ठीक है, ये हो गया आपका। ये भूमध्य सागर में इतना याद रखना है। ये वाली कौन सी जल संधि थी? तो बाब अल मंदेव जल संधि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। ये वाली यहाँ पे सुएज नहर थी जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती थी। इतना हम लोगों का भूमध्य सागर के बारे में था। हम लोगों का करंट का क्वेश्चन क्या था कि भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली KM3 नेट दूरबीन परियोजना का संबंध किससे है? अब ये क्वेश्चन आए या ना आए, परंतु इससे संबंधित जो हम लोगों ने स्टैटिक देखा है उससे क्वेश्चन अवश्य बन सकता है आप लोगों का। अगला है UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की है? तो कितने प्रतिशत की कमी की है? 7.93%। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना। किसी ना किसी एग्जाम में यह क्वेश्चन आ धमकेगा, तो याद रखना है। UN यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। ठीक है। आप लोग इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कहेगो कि सर बहुत सारा होमवर्क दे रहे हैं, तो इससे आप लोगों को ही फायदा है। आप लोग कमेंट करके इसको जरूर बताएं के अनुसार भारत ने जो वर्ष 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती की है, तो कितने परसेंट की? 7.93% की कटौती की है। ग्रीन हाउस गैस का मसला क्या है, तो इसको भी हम लोग समझ ले रहे हैं। यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए। हमारी पृथ्वी, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? हमारा वायुमंडल है। ये हमारा क्या हो गया? वायुमंडल। उसके बाद में ये हमारा क्या है? सन है।
ठीक है, सूर्य, सन। यहां से हमारी क्या होंगी, जो किरणें आती हैं लघु तरंगे। कौन सी तरंगे हैं, लघु तरंगे, लघु तरंगे, तरंग, जो यूवी किरणें हैं वो लघु तरंगे आई और पृथ्वी को इन्होंने क्या कर दिया, गर्म कर दिया। पृथ्वी क्या होगी, गर्म हो गई, पृथ्वी तप्त हो गई। ठीक है, पृथ्वी तप्त हो गई, पृथ्वी जो है वो गर्म हो गई। जब पृथ्वी गर्म हुई तो इसके द्वारा अवरक्त किरणों के रूप में क्या हुआ, यहां से दीर्घ तरंगे निकली। क्या निकली, दीर्घ तरंगे, पृथ्वी से दीर्घ तरंगे निकली। ठीक है, दीर्घ तरंग। तो जो दीर्घ तरंगों के द्वारा अवरक्त जो किरणें निकली, कौन सी किरणें, अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड तरंगे निकली, अवरक्त तरंग, ये तरंगे निकली। और जो इन तरंगों से क्या हुआ, हमारी यहां पे आके क्या हो गई, फंस गई। ठीक है, मतलब जो वातावरण है, वातावरण में आके ये क्या हो गई, फंस गई। और ये फंसी क्यों, तो जो हमारी कुछ गैसें हैं उन्होंने क्या किया, वातावरण में जब निकल रही थी तो उन्होंने सोख लिया इसको, गैसों को, मतलब रोक दिया। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं उनको याद रखना है। आप लोगों को यहां से एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी गर्म किसके कारण होती है, लघु तरंगों के कारण या फिर दीर्घ तरंगों के कारण। तब हमारा आंसर होगा लघु तरंगों के कारण पृथ्वी गर्म होती है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि वायुमंडल है या फिर जो हमारा पर्यावरण है वो कौन सी तरंगों के द्वारा गर्म होता है, तो फिर होगा दीर्घ तरंगे या फिर पार्थिव तरंगे। पार्थिव मतलब पृथ्वी से रिलेटेड तरंगे जो है हमारी, वो पार्थिव तरंगे कहलाती हैं, यहां से गर्म होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोगों की ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं। ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ये गैसें क्या करती हैं, जो अवरक्त तरंगों को सोख लेती हैं, मतलब रोक देती हैं। तो जिनमें से सबसे अधिक मात्रा में अगर पूछा जाए कौन सी तरंगे हैं, मतलब कौन सी गैस है, तो जल वाष्प है। जल वाष्प सबसे ज्यादा है, जल वाष्प। दूसरे नंबर पे हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, अगर पूछा जाए सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है ग्रीन हाउस गैस में, मतलब तो हमारी कौन सी हो जाएगी, जल वाष्प। और सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सी है, तो वो हो जाएगी CO2। उसके बाद में हमारी कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मीथेन। ठीक है, मीथेन ये भी हमारी क्या है, जल ग्रीन हाउस गैस है। फिर CFC गैस, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगला हमारा है SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक, ये हमारी क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसें हैं। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे बनेगा कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग इनको याद रखना। इसके अलावा जो भी है वो हमारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। ऑप्शन में क्या क्या देगा आपको, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड देगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड वो नहीं है हमारी। नाइट्रोजन दे देगा, वो भी नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन देगा, वो भी नहीं है। ये हमारी क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसें हैं। उसके बाद में ओजोन भी हमारी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस जो ये काम क्या करती है, तो अगर ग्रीन हाउस गैस अधिकतम मात्रा में आ गया तो हमारा क्या होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी मतलब वैश्विक तापन बढ़ेगा। और जब वैश्विक तापन बढ़ेगा तो क्या होगा, तो जलवायु परिवर्तन होगा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करना काफी ज्यादा उपयोगी है। आई होप आप लोग ये वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ चुके होंगे। आप लोगों का यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से आपको बता दिया। ठीक है, तो
ट्रिपल सी की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने परसेंट की कमी की है? तो 7.93% की कमी की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप लोग। घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी बनी है? तो एयर इंडिया बनी है। नेक्स्ट है 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस चेवेट का संबंध किस देश से है? तो किस देश से है? केन्या से। नाम क्या है? तो बीट्राइस चेवेट। इस प्रकार का क्वेश्चन यूपी पुलिस जो हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि अफ्रीका को दौड़कर पार करने वाला व्यक्ति कौन था, क्वेश्चन पूछ गया था। तो इस प्रकार का ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये क्या है? दौड़ने वाली पहली महिला है, और जिस शब्द में पहला शब्द जुड़ जाए वो अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने 5 किलोमीटर की दौड़ दौड़ी है, वो भी सबसे कम समय में, यानी कितने समय में? तो 13 मिनट 54 सेकंड में। महिला कहाँ की है? तो केन्या की है। इनका नाम क्या है? तो बीट्राइस चेवेट। ठीक है। अब केन्या जो है, केन्या में एक संगठन का हेडक्वार्टर है जिसका नाम है यूनेप, यूनाइटेड नेशन, यूनेप लिख ले रहे हैं, UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो केन्या में। ठीक है। इसकी स्थापना पूछ ली जाए तो कब की गई थी, किसके तहत की गई थी? तो ये आप लोग बताना कमेंट करके। ठीक है। क्वेश्चन 1 हो गया आप लोगों का। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का कहाँ पे हुई है? तो 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? तो मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है दोस्तों, क्लास को यहीं पे एंड कर रहे हैं। हम लोग इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर आप लोगों ने ये जितनी भी क्लासेस होंगी उनको एक साथ में पूरा देख लिया तो आप लोगों के करंट के साथ में स्टैटिक भी कवर होता जाएगा। और आप लोगों से होमवर्क के रूप में जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनका आप लोग कमेंट करके आंसर अवश्य दें। ठीक है। थैंक यू।